कोरोना लॉकडाउन हुए, जो पहला लॉकडाउन हुआ, लेकिन क्या आप सुरक्षित हैं? और आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपने किसको दी है? अपनी सरकार को दी है। मगर क्या हमारी सरकार अपना कार्य कर पा रही है? कर पा रही है या नहीं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सरकार इस वक्त क्या कर रही है। और हमारी सरकार के प्रतीक कौन है? जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। क्या मोदी जी सचमुच में देश को संभाल पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी जी जो हैं वो सारे कार्य कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था? ये आपको सोचने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन रैलीज में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखिए, उनके चेहरों पे मास्क आपको नहीं दिखाई देंगे। भीड़ इकट्ठी हो रही है, उन्हें उस भीड़ की चिंता नहीं है क्योंकि उस भीड़ को भ्रमित करना है, उनके वोट चाहिए क्योंकि सत्ता में बने रहना है। अगर सचमुच में राष्ट्रवादी होती भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हर व्यक्ति को आगाह करती कि कोरोना का जो दूसरा वेव आया है ये कितना खतरनाक है, और ये निश्चित करती कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना घूमे। ये करती कि चुनाव आयोग के पास हर विपक्षी दल के साथ भी जाती। कुछ विपक्षी दलों ने कहा था हमारे चुनाव आयोग को कि इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए। इसी विषय पे आपको मैं कुछ डेटा पूरी दुनिया का भी बताना चाहती हूँ। 78 कंट्रीज और टेरिटरीज दुनिया के, इन्होंने अपने नेशनल चुनाव पोस्टपोन करे कोविड-19 के कारण। इसमें 41 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, उनको पोस्टपोन किया। और 113 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने चुनाव करवाए। उनमें आप जानते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका, 88 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने नेशनल इलेक्शंस भी करवाए। और आपको बता दूं कि जिन देशों ने पोस्टपोन कर दिया कि जब तक कोविड खत्म नहीं होता तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे, उसमें 52 कंट्रीज हैं। और हमारा देश कहाँ है? हमारा देश तो हर चीज में आगे रहना चाहता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी वैक्सीन मैत्री कर रहे हैं जब लोगों के पास वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, लोगों के लिए वैक्सीन नहीं हो रही है। आप देखिए कि 12 फरवरी 2020 को जब राहुल गांधी ने इस बात को उठाया था कि कोविड आने वाला है इसलिए हम उससे सावधान हो जाएं, अपनी तैयारी कर ले, तो किस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया गया। आप मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, क्या कांग्रेस के नेता विपक्षियों पर इस तरीके से प्रहार कर रहे होते? जब विपक्ष उनके साथ आ रहा होता, विपक्ष उनको सकारात्मक रूप से उनका सहयोग कर रहा होता? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जब राजनाथ सिंह जी किसानों के आंदोलन में जाके खड़े होकर उनका साथ दे रहे थे, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। इनके साथ दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके अंदर हीन भावना है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये काम करने में सक्षम है नहीं, और सक्षम नहीं है और सक्षम होना नहीं चाहते क्योंकि ये अहंकार में डूबे हैं। बीमारी से लड़ने का मतलब है कि हम सबको एक साथ आने की आवश्यकता है। मगर हमारी सरकार को देखो आप, ये राष्ट्रवादी सरकार बताती है स्वयं को, मगर ये राष्ट्रवादी नहीं है। इनके अंदर राष्ट्रवाद का एक कण भी अगर है तो मुझे बता दीजिए। नौकरियां ये दे नहीं पाए, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और आज जब बीमारी हमारे सर पर खड़ी है, हम बीमारी में डूब रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को देख लो आप कि किस तरह की वो बातें करते हैं। इलेक्शन रैली में जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, विपक्ष को नीचा दिखाते हैं। लोकसभा में जिस मंदिर के सामने उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था जब पहली बार वहां आए थे, क्या पता था कि वहां दंडवत प्रणाम करके कह रहे हैं कि आऊंगा इसके अंदर एक बार, फिर सब कुछ तहस नहस करके रख दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी किसी विपक्षी दल को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ स्वयं को सुनाना चाहते। कौन सुनना चाहता है उनमें? उनको आजकल एक तबका है, जानते हैं कौन सा है? ये जो ट्रोल आर्मी है ना, जो इन्होंने सोशल मीडिया पे छोड़ रखी है, केवल वो सुनना चाहते हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी भाजपाई भी नहीं सुनना चाहते प्रधानमंत्री को, उनकी मजबूरी है।
क्योंकि उस तानाशाही में वो अब रच बस गए हैं और वो जानते हैं, वो गुलाम बन चुके हैं, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल सकते। उस गुलामी से उन्हें भी बाहर निकालने का जिम्मा जो है आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। जी हाँ, क्योंकि जब आप गुलाम हो जाते तो आप नहीं समझते कि आप बाहर कैसे निकलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपको याद है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमें निकालने वाले वो पढ़े लिखे हमारे नेता, जिनको हमने नेता बाद में माना, जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन कौन? सरदार पटेल। जितने थे और सब अच्छे घरों के थे। अगर वे चाहते तो अंग्रेजों से दोस्ती कर सकते थे मेरे मित्रों, अंग्रेजों से दोस्ती कर सकते थे, अच्छा जीवन तब भी जी सकते थे। हम भी उनके गुलाम होते, उनके यहाँ काम कर रहे होते, लेकिन वे समझ सकते थे कि उनके देश के लोगों का जो आत्मसम्मान है उसे संभालना है। इसलिए उसको बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए सब एक साथ आ गए। नरम दल और गरम दल था मगर एक साथ थे। आज की सरकार को देखो आप, आज की सरकार कैसी है? आज की सरकार झूठी है, भ्रमित करने वाली है, बेईमान सरकार है, बेईमान सरकार। ये विपक्षियों को सुनना नहीं चाहते, विपक्षियों से बात नहीं करना चाहते। विपक्षी अगर इनको सलाह देते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। मगर 12 फरवरी 2020 को देश के एक ऐसे नेता जिसको पप्पू पप्पू करके इन्होंने मजाक उड़ाया, आज भी मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने सावधान किया था, आगाह किया था। उन्होंने जो जो बातें कही, उन्होंने कहा था आर्थिक सुनामी आएगी कोविड के कारण, और वो हुआ ना। उन्होंने आज भी अगर ये सरकार वो करे जो वो कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा दे देते तो आज इतने बुरे हाल नहीं होते। कितना मजाक उड़ाया था इसी प्रधानमंत्री ने मनरेगा को बताया था कि आप लोगों के विफलताओं का स्मारक बनाऊंगा। ये एक देश का प्रधानमंत्री और भारत देश का पहला प्रधानमंत्री है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। पहला प्रधानमंत्री जिसके वक्तव्य में से कुछ स्टेटमेंट्स को निकाला गया प्रोसीडिंग्स में से लोकसभा की। कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, केवल इस पहले प्रधानमंत्री के साथ हुआ। क्योंकि अहंकार से भरे हुए प्रधानमंत्री उसी तरह के होते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। हो किसी भी दल के, प्रधानमंत्री तो आपके और मेरे भी हैं, इसलिए इनको सुनानी पड़ेगी। ये कितना भी बुरा माने, ये कुछ भी कर ले, लेकिन सुननी तो इनको पड़ेगी। ये सुनेंगे नहीं तो हम सुनाते रहेंगे जब तक ये सुनेंगे नहीं। देखिए कैसे राहुल गांधी जो है, जो वो कहते रहे वो इन्हें करते जाना पड़ा। इन्होंने पैंडेमिक महामारी का इस्तेमाल किया अपनी तानाशाही को आगे बढ़ाने के लिए। याद है पहला वाला जो लॉकडाउन था अनप्लान था, लेकिन उसे लागू करा जब इन्होंने, कब किया? जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरा थी। उसके पहले इन्होंने ट्रंप के लिए कार्यक्रम कर दिया, याद है ना आपको। लेकिन फिर भी ना तो ट्रंप वहां जीता, ना मध्य प्रदेश की सरकार आज स्थिर है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े पता नहीं चल रहे, गुजरात में पता नहीं चल रहे, आपके उत्तर प्रदेश में पता नहीं चल रहे, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि वहां पे स्थिति ठीक है। बिहार के आंकड़े, ये सारे आंकड़े, उत्तराखंड के आंकड़े, उत्तराखंड में आप देखिए 31,51,000 लोगों ने कुंभ का स्नान किया और ये कहते हैं कि 1200, 1400, 1500 केसेस आइए, चलिए 2000 मान लीजिए, 2000। आपको हजम होती है ये बात? हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके अंदर विजन नहीं है, सोच नहीं है, बिल्कुल नाकारे और निकम्मे हैं। कैसे? आप देखिए कि निशंक जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इतने दिन से फैसला नहीं ले पा रहे थे, जबकि प्रियंका गांधी बार बार कह रही थी कि जो एग्जाम्स है बच्चों के उन्हें कैंसिल कर दो, नहीं एग्जाम्स होंगे। और प्रधानमंत्री को दरअसल स्टूडेंट से चर्चा करनी थी ना, परीक्षाओं पर चर्चा। अब चर्चा पे चर्चा भी कर लेंगे वो, है ना, क्योंकि अब तो एग्जाम पोस्टपोन हो गए। परीक्षाओं पर चर्चा करते वक्त बता रहे थे कि जो मुश्किल सवाल है उसको पहले हल करो, मतलब जो आसान सवाल है उसे भी मत करो, मुश्किल सवाल ना आए तो मतलब मार्क्स तो आ गए आपके 0। हमारे प्रधानमंत्री किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कैंपेन्स बंद होने चाहिए, सारे चुनाव क्लब कर दिए जाने चाहिए और एक ही दिन अब जो बाकी चुनाव है वो करवा दिए जाने चाहिए और रैलीज की आवश्यकता नहीं है। मगर हमारे प्रधानमंत्री को तो तोड़फोड़ करना है, मतुआओं को समझाने के लिए। याद है चले गए थे बांग्लादेश, जब
पश्चिम बंगाल में पहला फेज हुआ चुनाव का। तो प्रधानमंत्री जी को आपके जीवन की कफ की फिक्र नहीं है, क्योंकि यही वो प्रधानमंत्री है जो एक तरफ कहते हैं कि हाथ सैनिटाइजर से धो, बार बार हाथ धो, मुंह पे मास्क लगाओ, और अपनी इलेक्शन रैली करते हैं, उसमें लोग जो है नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हैं और वो भाषण दे रहे होते हैं, लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को ये समझना पड़ेगा कि ये देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करेंगे तो लोकतंत्र आपको खत्म कर देगा। और आपके साथ साथ जिस दिन वो हारेंगे तो है ही आप अगले चुनाव में, उस दिन ये पार्टी खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा साथियों, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाएगा, क्योंकि इस देश में इस अलग अलग विभिन्न रंगों, विभिन्न जातियों, समुदायों, धर्मों के देश में आप देश को विभाजित करने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके अंदर विभाजन हो जाएगा जो विभाजित करने आएगा, मगर देश विभाजित नहीं होने वाला। राष्ट्रवादी अगर आप होते तो राष्ट्रवाद का परिचय देते, राष्ट्रवादी अगर हमारे प्रधानमंत्री होते तो राष्ट्रवादी बनकर आप सबको वैक्सीन दिलवाते, ना कि वैक्सीन मैत्री करते हुए दूसरे देशों को वैक्सीन भेजते, इलेक्शन रैली नहीं करते, कुंभ में आने का आपको निमंत्रण नहीं भेजते। आपको आमंत्रित कर रहे थे कि आइए कुंभ में डुबकी लगाइए। मरकज को जब 5000 केस थे तब इन्होंने कैसे मलाइन किया, कैसे उन पर आरोप लगाए, जबकि हर हाईकोर्ट ने हर एक व्यक्ति को बरी किया ये कहते हुए कि इनके ऊपर केवल और केवल ठीकरा फोड़ा गया सरकारों के द्वारा। जी हाँ, हर हाईकोर्ट ने ये कहा है। अभी तक कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं आया जिसके बारे में आप गोदी मीडिया में नहीं सुनेंगे, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा ऑर्डर नहीं आया जहां सरकार के पक्ष में कहा गया हो कि मरकज ने फैलाया। लेकिन जब कुंभ में फैलता है, आज एक डिबेट पर एक महाशय शायद लखनऊ से जुड़े थे भाई, कहते हैं कि गंगा मैया में जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, पाप धुल जाएंगे। अरे पाप धुलवा रहे हैं या हमें लोटे में भेजने के पहले ही उसमें डुबकी डलवा के लोटा भी साथ ले जाने को कह रहे हैं। ऐसा करिए कि लोटा लीजिए, इस कुंभ में स्नान करने जाइए, उसमें डुबकी लगा लीजिए। हमारे नेताओं को राजनीति करनी, इसलिए ये कुंभ करने दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाई एंटरटेनमेंट के तो मतलब जिसे कहते हैं ना पुलिंदा है एंटरटेनमेंट के। TSR 1 फेल, चले गए, TSR 2 आई, यानी कि तीरथ सिंह रावत। उन्होंने क्या कहा कि कोरोना जो है बंद कमरों में फैलता है, मरकज में फैला था, इसलिए मरकज ने फैलाया था क्योंकि वो बंद कमरों में थे। जानते हैं क्या कहते हैं आपकी बात, कह रहे कुंभ में नहीं फैलेगा क्योंकि खुले में है ना सब। मतलब एक तरफ कहा जा रहा है कि खुले में मत जाइए, दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, पढ़े लिखे लोगों के राज्य में ये कैसा मुख्यमंत्री बनाया, और ये चुनकर भेजा है मोदी जी ने। मतलब आप सोच सकते हैं कि उनकी सोच कितनी सीमित है, और या फिर वो वैसे ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जो चरण चाटुकारिता बढ़िया तरीके से करें। उसके अलावा उत्तराखंड के डीजीपी महोदय, उनकी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया हुआ है हमने, उससे हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ताकि उनको जो है मतलब मास्क लगवाए या उन्हें सजा दे या जो भी ये करे। मगर ये भी चरण चाटुकारिता में है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी जब डीजीपी उत्तराखंड रिटायर होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके पॉलिटिक्स करेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, लोगों के जीवन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कितने लोगों ने मास्क लगाया था? डीजीपी महोदय ये बताइए कि जब कुंभ में लोग स्नान के लिए जा रहे थे तो वो तो बिना कपड़ों के जा रहे थे भाई। तो जो बिना कपड़ों के जा रहे थे तो मास्क कहाँ दिख रहा था, और जब डुबकी लगा रहे थे तो जर्म्स जो हैं वो पानी में नहीं जाएंगे। मतलब अजीबोगरीब बात करते हैं। साइंस पढ़ी इन्होंने या नहीं आप खुद ही समझ लीजिए, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैं ये मानती हूं कि अगर 31,51,000 लोगों ने अब तक डुबकी लगाई, 3 स्नान हो चुके हैं, आप मुझे बताइए 1500 केसेस आए हैं। एक महाशय एक डिबेट पे मुझे कह रहे थे, उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि देखिए सिर्फ 1500 केस आए या 2000 भी आए तो बहुत नहीं आए, दूसरे राज्यों में देखिए कितने आए। अरे बेवकूफ बुड़बक,
कहीं पे भी कहीं कोई केस आएगा वो आगे भी तो ट्रांसमिट होगा। एक आदमी कितने लोगों को देगा कोरोना? क्योंकि इतना बड़ा बेवकूफ था ये भाजपा का प्रवक्ता, ये ऐसी बातें कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव जी, उनकी मृत्यु हो गई कोविड से। और ये कहा जा रहा है, मैंने देखा था टीवी 9 भारतवर्ष में खबर दिखा रहे थे कि किस प्रकार से कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई थी जब उन्हें देहरादून के अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन ये खबर दी नहीं गई थी टाइम से, 2 दिन पहले का बता रहे थे। अब इसका मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकती, लेकिन ये टीवी 9 भारतवर्ष पे मैंने ये खबर देखी। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करने की जरूरत है। और 12 अप्रैल का भी बता दूं, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है महेंद्र नरेंद्र गिरी, वो 12 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गए। मगर आज मैं एक चीज का स्वागत करती हूँ, वो है निरंजनी अखाड़ा। निरंजनी अखाड़ा ने ये कहा है, इनके जो अध्यक्ष है या सचिव है महेंद्र रविंद्रपुरी ने, उनके हवाले से ये बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि 17 अप्रैल को कुंभ मेला वे समाप्त कर देंगे। तो निरंजनी अखाड़े की इस जो डिसीजन है, निर्णय है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। उन्होंने भी हर अखाड़े से ये निवेदन किया है कि हर एक अखाड़ा जो है कुंभ मेले को समाप्त कर दे। तो 17 तारीख को अगर ये समाप्त कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बाकी लोग भी समाप्त कर देंगे, बाकी अखाड़े भी इस पर कोई निर्णय ले लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त अजीबोगरीब स्थिति है उत्तराखंड में। अगर मैं बताऊं तो मैं नए कोविड प्रोटोकॉल देख रही थी। आप लोग सावधान रहिएगा, हाथ धोइएगा, बार बार घर से बाहर मत निकलिए, बहुत आवश्यकता हो तो जाइए, और मास्क अवश्य पहनिए, कम से कम लोगों से मिलिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। मैं बताऊं, मैं मतलब घर में हूँ, काम भी करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मैं जिस वक्त मेरी क्लास होती है उस वक्त मैं क्लास करती हूँ, और अपने ध्यान को भटकाना पड़ता है, मतलब ध्यान को हटाने के लिए नहीं, भटकाना पड़ता है, नहीं तो दिमाग में रहता है कि काम के बारे में भी चिंता आपको भी होगी, है ना। तो मैं उसी विषय पे आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने काम का उपयोग कैसे कर रही हूँ, सदुपयोग करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, पेंटर नहीं हूँ, मगर यूट्यूब पे देख देख कर ऐसी कोई एक पेंटिंग बनाई मैंने, कुछ कढ़ाई करी, बुरी नहीं है ना। तो आप लोग भी अपने घर में बच्चों को कुछ ऐसे काम में लगाइए, थोड़ा सा व्यायाम भी करें सब कोई, और घर में रहें। हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने एक ऐसी सरकार चुन ली है राष्ट्रवादी होने के नाम पर, जो ना देश को सुरक्षित रख पा रही है, ना नागरिकों को सुरक्षित रख पा रही है, ना रोजगार दे पा रही थी कोरोना के पहले, और अब कोरोना का बहाना लगा के आपको कहेगी कि कोरोना की वजह से ये सब हुआ। आपने देखा कि आपका फायदा किस प्रकार से महामारी के समय में उठा रही है, किस प्रकार से ऑर्डिनेंस के तहत ये कानून लेके आए थे, किसान विरोधी कानूनों को किस तरह से इन्होंने पारित किया, किस तरीके से महामारी का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारों को गिराने में। देखिए कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में बहुत केसेस है, और बीमारी कहीं भी आ सकती है, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे कंट्रोल करने के लिए कदम उठाएं। मगर हमारी सरकार नहीं कर पा रही, और हमारी सरकार कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि याद करिए कि पिछली बार 22 मार्च को आपने ताली बजाई, थाली बजाई, उसके बाद से प्रधानमंत्री की हिम्मत ही नहीं हो रही कि आपको कह दे कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, क्योंकि वे जानते हैं ना तो टॉर्च आपकी मदद करेगा, ना ताली, ना थाली, ना शंख, ना फूल की बरसात। जो चीज आपकी मदद करेगा वो है आत्मनिर्भरता। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि आपने चुना है ऐसा प्रधानमंत्री, आपने चुनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक बार नहीं दूसरी बार। आपके चुनने का कारण अपना विकास नहीं, दूसरे का विनाश, एक समुदाय का, सिर्फ एक समुदाय के लिए। मेरा भले ही उस समुदाय से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन क्या वो समुदाय मेरे को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, या उनके गिरने से मैं आगे बढ़ सकती हूँ? ये सोचिएगा आप। चुनाव जब होते हैं तो भ्रमित करने वाले आएंगे, और हर पार्टी में आएंगे। हो सकता है कांग्रेस पार्टी में भी कभी कोई भ्रमित करने वाला आ जाए, ऐसे होते नहीं है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी में भी मैं यही कहूंगी कि इतना भ्रमित करने वाला तो पहले कोई नहीं आया। राष्ट्रवाद के नाम पर बात करते हैं। याद करके देखिए, आपको याद है ना बांग्लादेश का युद्ध कब हुआ था? 1971, 62, फिर 65, फिर 71। मगर उसके बाद जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर कब हुई थी पहली बारी डिस्टर्बेंस? जब अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई मनमोहन सिंह जी की, तो पूरे दुनिया में ग्लोबल रिसेशन हुआ। हमारे देश को कोई मुसीबत नहीं हुई, लोगों की नौकरियां नहीं गई, और हमारे देश के बॉर्डर्स पर आतंकवादी घटनाएं हो जाती थी, घुसपैठ की घटनाएं हो जाती थी, उसको बड़े आराम से हैंडल किया जाता था, लोगों को एजिटेट करके। जैसे आप लोग आपस में लड़ते हैं, सब एक दूसरे से लड़ते हैं। अरे ट्रोल आर्मी आते हैं, उनसे क्यों लड़ रहे हैं? आप देख तो लीजिए, कोई एक फोटो लगा देगा किसी किताब की, कोई भगवान जी की फोटो। ये भगवान जी के फोटो लगा के जो गाली दे रहे हैं, ये कभी भगवान के भक्त हो सकते हैं? ये कभी धार्मिक लोग हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। ये सनातनी भी नहीं हो सकते। मैं अपने बाकी धर्म के लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ, ये मत सोचिए। ये तो पूरा जो भ्रमित करने का खेल है ना, ये खेल रचा है भारतीय जनता पार्टी ने, लोग पहचान गए हैं। और अब मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखती हूँ, आपने देखा है कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है कितने जोर शोर से अब बोलते हैं। क्यों बोलना नहीं चाहते? क्योंकि वो ऐसा लड़ना चाहते ही नहीं, क्योंकि देश में प्यार और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली, नफरत गर्दों की पार्टी। चेहरे देखिए इनके, हमेशा सड़े हुए चेहरे होते, कोई मुस्कुराता नहीं है। भाई अगर मैं मुस्कुरा दूं कभी किसी डिबेट पे, और मैं बहुत मुस्कुराती ही हूं, वहां पे मुझसे पूछ लिया जाता है कि आप क्यों मुस्कुरा रही हैं, आपको मुस्कुराने की क्या जरूरत है? अरे भाई, मैं तुम्हारे कहने से क्या रोनी सूरत बना लूं या गुस्से वाली सूरत बना लूं? गुस्सा मुझे भी कभी कभी आता है, लेकिन मुझे ये दिखता है कि आप लोगों के चेहरों पर गुस्सा है और आपके दिमाग के अंदर भूसा है। क्योंकि जब आप मुंह खोलते हैं तो केवल गोबर नहीं, घोड़े वाला निकलता है भाजपा के जो प्रवक्ता है। इसलिए इनके ऊपर दया करिए, इनको वोट न दिया करिए, इन पर दया करिए, क्योंकि ये हीन भावना से ग्रसित है। ये जानते ही नहीं है कि देश पर शासन कैसे करना है, लोगों को अच्छी सुविधाएं, अच्छी व्यवस्थाएं कैसे देनी है। पीएम केयर्स फंड, उस पर भी बात करेंगे। कहाँ है पीएम केयर्स फंड का पैसा? कहाँ गया? ना तो ये राष्ट्रवादी निकले, राष्ट्रवादी होते तो आपके जीवन को बचाते। अगर ये धार्मिक होते तो भी आपके जीवन को बचाने को अपना धर्म बना लेते। मगर ना ये धार्मिक लोग हैं, ना ये राष्ट्रवादी, ये केवल घटिया राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ भी नहीं, ये गलत तरीके के लोग हैं जो आपको भ्रमित करने आए हैं। आप भ्रमित हो गए, एक बार नहीं 2 बार, अब और नहीं। अब कोरोना के समय में एकजुट रहिए, एक दूसरे से लड़िए नहीं, प्यार मोहब्बत से लड़िए नहीं। और जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, अपनी वैक्सीन लीजिए, अपने घर में रहिए, सावधान रहिए, और वैक्सीन लेने के बाद भी सावधानी बरतिए, ताकि कोरोना ना आपको हो, ना आप किसी को कोरोना दे। मास्क हमेशा लगा के रखिए। अभी मैंने मास्क उतारा है, वरना आपको दिखाती। मैं हमेशा अपना मास्क लगा के रखती हूँ, बाहर जाती हूँ तो। अभी एक डिबेट से वापस आई हूँ और मास्क लगाया हुआ था। लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार जिम्मेदारी लेने को नहीं है तैयार। ये कह रही है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, ये आपको जिम्मेदार बता रही है। सरकार में इनको आपने बैठाया और इन्होंने आपके साथ इतना धोखा किया, इतना दगा किया कि ये आप पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कोरोना के फैलने का। प्रधानमंत्री थोड़ी फैला रहे हैं, जो लोग रैली में आ रहे हैं वो फैला रहे हैं। उन्हें किसने कहा जाए? विपक्ष जो है वो क्यों कर रहा है रैली? अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं गलती तो विपक्ष ना करे, उनको वॉकओवर दे दे, हर जगह सत्ता में आ जाए। अगर कोई विपक्षी दल रैली नहीं करता, अब तक नहीं पहुंचता, फिर भी भाजपा को नकारिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल ना दीजिएगा। उत्तराखंड की सल्ट की जनता को आज ये अवश्य कहना चाहती हूँ कि सोच समझ के वोट दीजिएगा। गंगा को वोट दीजिए, गंगा पंचोली को, क्योंकि माँ गंगा की प्रतीक गंगा पंचोली, और उत्तराखंड माँ गंगा का निवास है।
सही व्यक्ति को वोट करेंगे तो ही विकास होगा, वरना देख लीजिए ब्राह्मण समाज, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, आज भी परेशान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को वापस लेंगे, लेकिन वो परेशान है। फोन आते हैं, उनसे बातचीत होती है, वे परेशान हैं, विश्वास नहीं करते वो तीरथ सिंह रावत का। इस सरकार पर कहीं पे भी हो भारतीय जनता पार्टी, विश्वास बिल्कुल मत करिएगा। ये वही पार्टी है जिनके पूर्वजों ने ये कहा था अंग्रेजों को कि भारत मत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दो। ये झूठी है, ये भ्रमित करने वाले हैं, ये दगा देने वाले हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से अपना बचाव करिए, अपने परिवार का बचाव करिए। सरकार पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनिए। कम से कम बीमारी से लड़ते वक्त एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे के साथ रहिए। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं। और भारतीय जनता पार्टी बीमारों से भरी हुई पार्टी है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।